के बाद हमको ये सब चीजें मांगनी पड़ी और पिछले 70 साल से हम ये मांगती जा रहे हैं। और अब तो कुछ स्टेट्स में ऐसा हो गया कि हम तो जान और माल की हिफाजत नहीं मांग रहे। तो ये आजादी के बाद मुसलमानों को जो मिला वो तशवीशनाक पहलू है कि एक बड़ी कौम जिसकी जैसे सिजाद साहब ने कहा जिसकी सिटीजनशिप का पे कोई शक नहीं, उसको 70 साल से फिर अपनी चीजें अपने हुकूक मांगने और उनके सर्वाइवल की फिक्र में लग गए। तो ये एक बड़ा अजीब अनुभव है। और इसी वजह से जो हमने लिखा भी, सरदार जाफरी ने लिखा था ये आजादी के 30 साल बाद किया है, वतन है खाके वतन ये भी तुझे दे देंगे, बच गया है जो लहू अब के फसादात के बाद। तो ये हालत है हो गई पोस्ट 1947। पॉलिटिकली जहां पे कास्ट लीडरशिप को सेलिब्रेट करने लगे, कोई दलित लीडर आई तो उसको हमने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना, कोई वोकली का लीडर आया ऊंचे कास्ट से तो उसको हमने बहुत बड़ा लीडर माना, कोई यादव लीडरशिप आई तो हम सेलिब्रेट करने लगे उसको, और मुसलमान लीडरशिप हमने वापस दे दी। आप से मैं ये सवाल करूं कि मौलाना आजाद के बाद अगर आप मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप ढूंढें तो आपको क्यों नहीं मिलती? वो जो मुस्लिम लीडरशिप 1947 से पहले थी वो हमने वापस क्यों दे दी 47 के? उसके बाद तो हमारे लीडर हो गए दिग्विजय सिंह और मुलायम सिंह और लालू प्रसाद। तो ये जो चेंजेस आए आजादी के बाद उस पर भी हमारी नजर जाना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये कि अब ये बात तो हो गई आजादी के बाद की, और अब जो हमारे पास मसले हैं वो हमको एक बुनियादी बात की याद दिलाते हैं कि आजादी की जंग कभी खत्म नहीं होती। जहां आपने वो जंग लड़ना बंद किया तो आपकी आजादी वापस चली। तो ये कांस्टेंट स्ट्रगल है फ्रीडम का, खुसूसन उन लोगों के लिए जो अक्सरियत में नहीं होते, जो वैसे भी मार्जिनलाइज होते हैं या जिसको वल्नरेबल कहते हैं। तो ये जंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इस जंग में हमें क्या करना चाहिए? इस जंग में हमारी लीडरशिप कौन देगा? एक का दूसरा जो लीडर निकल के आता है उसकी आप हालत सोचिए कि उसको भी हम फौरन ये कहने लगते हैं कि ये क्यों लीडरशिप कर रहा है, ये हैदराबाद से निकल के बिहार और यूपी क्यों चलाया रहा है, ये बंगाल में वोट क्यों काट रहा है। तो लीडरशिप का जो सवाल है वो हम सीरियसली क्यों नहीं लेते? जिस लीडरशिप को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे इतने बड़े बड़े मुसलमान लीडर थे 1947 से पहले, और 1947 के बाद अगर आएंगे तो हम उसको मना करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कर्नाटक में नहीं करेंगे, हम गुजरात में नहीं करेंगे, हम बिहार में नहीं करेंगे। तो ये एक अजीब मसला है जिसका समझना बड़ा मुश्किल है, और शायद कोई जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो पॉलिटिकल इश्यूज में वो इसका जवाब दे सके। अब मैं आपको वापस ले चलूं, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने 1747 की बात की। मैं बताना चाह रहा था आपको, और ये मोहम्मद अनीसुद्दीन साहब आज आ नहीं पाए, उन्होंने एक बड़ा अच्छा पेपर लिखा है और उसमें उन्होंने एक जो जिक्र किया है वो हैदराबाद के एक साहब का बड़ा नुमाया जिक्र किया है उसमें। उनका नाम था गौहर अलीफा सिद्दीकी। गौहर अलीफा सिद्दीकी ने यही पुरानी हवेली से 1800 ईस्वी एक्चुअली 1798 में उन्होंने पहली बार, जब कहीं मुल्क में ये बात नहीं हो रही थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक फौज बनाई, अपने माँ बाप अपने बाप की मर्जी के खिलाफ, और 1 लाख लोगों की फौज लेके वो लड़ रहे। तो वो पहली अगर आप जंग देखें तो वो बिल्कुल यहीं से निकलती है, और वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। ये वॉर्न करते हुए लोगों को कि देखिए ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनी है उसके आप बहकावे में ना आए, ये बाद में जाके बड़ी डेंजरस साबित होगी। तो उन्होंने वो फौज भी खड़ी की और लड़ाई भी की।
इसीलिए शायद ने कहा था कि इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, अंधेरे हार गए जिंदाबाद हिंदुस्तान। तो वो 200 साल के बाद हुआ। उसके बाद जो दो बड़े नाम जिनका जिक्र सुनते रहते वो हैदराबाद की सरजमीन से मौलवी अलाउद्दीन और दुर्रे बादशाह, इनके बारे में तो आपने बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन ये एक साहब थे सिद्दीकी साहब जिन्होंने इस बात की शुरुआत की थी। अब मैं फिर आपको कि मुसलमानों का रोल जो आज़ादी से पहले था वो क्या रोल आज़ादी के बाद वो किस तरह से बदल के आता है। क्या मुसलमानों का रोल आज़ादी के बाद वाकई खत्म हो जाता है? आप अगर देखें तो बिजनेस में बड़े बिजनेसेस 2-4 मिलेंगे आपको जो मुसलमानों के, वो तो ज्यादातर खत्म हो, तो उस वजह से वहां पे हमने नजरअंदाज कर देते हैं कि ये तो रोल कुछ था नहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन में। लेकिन अगर आप हमारी छोटी समझ में मीडियम और स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस को देखें तो अब भी हम हैं 14%, और जो हमारा स्मॉल स्केल सेक्टर है उसमें भी मुसलमानों की तादाद मिल्कियत 14%। मैं क्यों इस बात को अंडरलाइन करता हूं, क्योंकि ये सबसे मुश्किल सेक्टर है। बड़ी कंपनी चलाना बड़ा आसान है, आप चलाइए, नहीं चली तो आप इंग्लैंड भाग जाइए पैसे लेके, या जमैका चले जाइए, या जहां पे भी मेहुल चौकसी और विजय मलिया जाते हैं। छोटे जो इदारे होते हैं वो बड़ी मुश्किल से चलते हैं, और ये छोटे इदारों में मुसलमानों का रोल बहुत बड़ा रहा है। किस वजह से रहा है? क्योंकि ये छोटे इदारे हैं जो हमारी 60% एक्सपोर्ट के जिम्मेदार हैं। तो मुरादाबाद, अलीगढ़, फैजाबाद, जहां से भी आप देखते वो ज्यादातर ये मुसलमान इलाके हैं जहां से हमारा रोल बड़ा नुमाया होता है। सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं, आप देखिए कि पहली जो फिल्म बनती है आजादी पे, अंग्रेजों के रहने के वक्त उतनी डेंजरस टाइम पे पहली फिल्म दिलीप कुमार बनाते हैं शहीद, और वो बिल्कुल आजादी की फिल्म है, बाकायदा उस पर पुलिस काम करती है, वो बच जाते हैं क्योंकि उसके कुछ दिन बाद आजादी हो जाती है। लेकिन उसके बाद हैदराबाद से अयूब भाई बैठे, अयूब भाई ने कुछ दिन पहले हमको याद दिलाया कि हैदराबाद की एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है टेबल टेनिस में। अयूब भाई है, अयूब भाई आपने हमको याद दिलाया था कि हमारी जो पहली टेबल टेनिस चैंपियन थी वो हैदराबाद की सईदा सुल्ताना। स्पोर्ट में आप देखिए कि क्रिकेट के तो बड़े सारे नाम हैं, लेकिन जब कोई शब्बीर अली इंडिया को फुटबॉल में जिताते हैं, या अब्दुल बासित वॉलीबॉल में इंडिया का नाम आगे करते हैं, तो ये सब वही तो था, ये सब नेशनल स्पिरिट तो थी। इंडिया को बनाने में इनका जो रोल था ये बहुत बड़ा रोल था। अब भी जब कोई सिराज या वो फातिमा बॉक्सिंग करती है तो वो एक इंडियन नेशनल स्पिरिट को ही तो आगे बढ़ाती है। अपनी गरीबी से सानिया मिर्जा जब एक वर्ल्ड नंबर 1 हो जाती है 4 साल के लिए, तो दुनिया इंडिया को टेनिस में, जो सिर्फ अमीरों का खेल है, वो इंडिया को रेस्पेक्ट करने लगती है। पॉलिसी मेकिंग में तो बहुत सारे नाम हैं, कुछ जो चंद नाम जिनको आप जानते हैं, मैं सिर्फ चंद ले रहा हूँ क्योंकि वो सब हैदराबाद से होते हैं। आबिद हुसैन साहब जिन्होंने स्मॉल स्केल सेक्टर और इंडिया की ट्रेड पॉलिसी लिखी शुरुआत से, खुसरो साहब जिन्होंने सारी एग्रीकल्चर पॉलिसी लिखी, हासिम साहब थे ओशियानोग्राफी के, फिर मौलाना ने भी अब्दुल कलाम का नाम लिया, रशीदुद्दीन खान ने इंडिया बनाया, रशीदुद्दीन खान ने रीऑर्गेनाइज किया था स्टेट्स को। तो अगर आप देखें तो पॉलिसी मेकिंग में भी आजादी के बाद एक बड़ा रोल रहा है। और इस किताब को जो मौलाना ने कहा उसको हम अगर वाकई सीरियसली लिखें तो ये रोल भी सामने निकल के आएगा कि हमने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन खत्म नहीं कर दिया था जब पाकिस्तान बन गया, हमने कॉन्ट्रीब्यूशन जारी रखा और चैलेंजेस के साथ जारी रखा। आखिरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वो ये कि अब जो
अब जो कॉन्टेम्प्रेरी हालात है उसमें हमें एक नया रोल अदा करना है और ये सोच के अदा करना है कि